औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। अब तक जो मैं आपसे टॉपिक्स डिस्कस कर रहा था वो सारे के सारे फायर सिस्टम से रिलेटेड थे, फायर इक्विपमेंट से रिलेटेड थे और इंशाल्लाह उसको भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ और चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाएँ, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स जो दुनिया में हुए हैं और उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और उससे बहुत सारी लर्निंग हमें मिलती है सीखने को, ताकि हम अपने एरिया के अंदर, वर्क एरिया के अंदर उसको इम्प्लीमेंट करें और पूरी कोशिश करें कि हमारे वर्क एरिया में इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो ना हो पाएँ। तो इसकी एक पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह मैं लेकर चलूँगा। और जो पहला इस वक्त आपके साथ मैं वाक़या शेयर कर रहा हूँ, ये एक इंसिडेंट है जो कि एवरग्रीन पैकेजिंग पेपर मिल है। और एवरग्रीन पैकेजिंग पेपर मिल जो है, इसके अंदर एक हॉट वर्क की जॉब हो रही होती है और उसके दौरान में आग लग जाती है और 2 लोगों की हलाकत हो जाती है। तो इसको देखेंगे कि इसमें एक्चुअली हुआ क्या, किस तरह से आग लगी और हमारे पास लेसन लर्निंग इसमें क्या है। तो उसको 2 हिस्सों में मैंने बनाया है। पहला हिस्सा जो होगा, इसमें मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इंसिडेंट कैसे हुआ है और जो मेन कॉजेज़ थे वो क्या थे। और उसके बाद जो दूसरा हिस्सा होगा उसके ऊपर हम बात करेंगे कि इंडस्ट्री के अंदर हम इसके अंदर से कौन से लेसन लर्न करेंगे और किस तरह से हम अपने वर्क एरिया में इस तरह के हादसा को रोक सकेंगे। तो जनाब, ये इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो हमें बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, वो NFPA 51B है। NFPA 51B जो है वो स्टैंडर्ड फॉर फायर प्रिवेंशन ड्यूरिंग वेल्डिंग, कटिंग एंड अदर हॉट वर्क है। तो आप NFPA 51B को देखें। आप जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो NFPA के फ्री एक्सेस प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू आप जाएं और NFPA का जो लेटेस्ट 51B है वर्जन, आप उसको देखें और उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी इंफॉर्मेशन को इन्हांस करने के लिए मिलेंगी। उसको देखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। इसी तरह से OSHA 17.152 है और ये वेल्डिंग, कटिंग और हीटिंग यानी हॉट वर्क के बारे में है। तो अब स्टार्ट करते हैं कि तकरीबन 2020 की बात है। सितंबर 21 2020 में जो पेपर मिल है ऑपरेटेड बाय एवरग्रीन पैकेजिंग, और ये है कैंटन, नॉर्थ कैरोलिना में है। और इसके अंदर एक प्लान्ड शटडाउन हो रहा था और जो इसका एवरग्रीन का पल्प ब्लीचिंग यूनिट है, 2 कॉन्ट्रैक्टर कंपनियां उसके अंदर काम कर रही थी। एक जो थी वो यूनिवर्सल ब्लास्को थी और दूसरी जो थी वो रिमकॉर्ड थी। और ये जो है एक साइमल्टेनियसली मेंटेनेंस का वर्क परफॉर्म कर रहे थे, जो कि 2 कनेक्टेड प्रोसेस वेसल्स थी। और एक को हम कहते थे अपफ्लो टावर और एक को हम कहते थे डाउनफ्लो टावर। तो जो कहना चाहिए ब्लास्को वाले एम्प्लॉयज़ थे कॉन्ट्रैक्टर के, वो अपफ्लो टावर में थे और जो रेमकॉर के थे वो डाउनफ्लो टावर में थे। अब हमें इससे पहले ये भी समझना होगा कि साइमल्टेनियस ऑपरेशन हम किसको कहते हैं। साइमल्टेनियस ऑपरेशन यानी इसको हम साइमॉप्स भी कहते हैं और ये ऐसी एक्टिविटीज़ को बताता है, यानी इसका मकसद ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर मल्टीपल ग्रुप्स, जैसे कि ऑपरेशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, वो एक ही जगह पर और एक ही टाइम पे डिफरेंट ऑपरेशन कर रहे होते हैं और डिफरेंट काम कर रहे होते हैं। इसको हम साइमल्टेनियस ऑपरेशन या साइमॉप्स भी कहते हैं। तो ये जो एक्टिविटी हो रही थी ये साइमल्टेनियस ऑपरेशन की थी और जो पल्प ब्लीचिंग प्रोसेस था वो बाय डिज़ाइन ही बहुत ही करोसिव था। और जो अपफ्लो और डाउनफ्लो टावर्स हैं वो कंस्ट्रक्ट हुए थे करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल से। ये चीज़ याद रखिएगा कि जो दोनों टावर्स थे वो उनको जो बनाया गया था वो स्पेशल करोजन रेजिस्टेंस मटेरियल से बनाया गया था। और जो करोसिव नेचर थी इस पूरे प्रोसेस की, इसकी वजह से अपफ्लो और डाउनफ्लो टावर जो है उसके अंदर कंटिन्यूसली इनसाइड सरफेस के लिए कंटिन्यूसली मेंटेनेंस की ज़रूरत थी। और सॉरी, इस शटडाउन के अंदर उन्होंने इसी मेंटेनेंस के वर्क को परफॉर्म करना था, दोनों कॉन्ट्रैक्टर कंपनीज़ ने। जो अपफ्लो टावर है वो कंस्ट्रक्ट हुआ था फाइबर रीइंफोर्स प्लास्टिक से और ब्लास्को के जो रिपेयर वर्क है वो अपफ्लो टावर में कर रहे थे और उन्होंने अप्लाई करना था एक फ्लेमेबल एपॉक्सी रेजिन था और उसके साथ ही फाइबर ग्लास की शीट्स थी जो उन्होंने वेसल्स की वॉल के ऊपर अंदर अप्लाई करनी थी, वहाँ पे फिक्स करनी थी उन्होंने। असल में जब ये उन्होंने काम शुरू किया तो उस वक्त टेम्परेचर जो था, जो एम्बिएंट टेम्परेचर था वो काफ़ी डाउन था, यानी बड़ा ठंडा माहौल था और ठंडक थी। और जब रात के वक्त इन्होंने इस काम को शुरू किया और जब इन्होंने रेजिन को अप्लाई करना शुरू किया तो रेजिन जो है वो बहुत देर से हार्ड हो रहा था। असल में इनको ज़रूरत ये थी कि जैसे ही ये रेजिन को अप्लाई करेंगे वो तेज़ी से हार्ड होता जाएगा और उसके ऊपर ये फाइबर ग्लास की शीट लगाते चले जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा इन्होंने प्लान किया था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि टेम्परेचर उस हिसाब से नहीं था और टेम्परेचर ठंडा था, तो इसलिए रेजिन जो है बहुत देर से हार्ड हो रहा था। और इसी वजह से जैसे ही वो फाइबर ग्लास की शीट्स लगाते थे वो शीट्स जो है वो नीचे की तरफ दोबारा खिसक जाती थी, यानी कि अपनी जगह छोड़ देती थी।
जो ब्लास्को के वर्कर्स थे उन्होंने सेवरल अटेम्प्ट्स किए कि किस तरह से हम इस मसले को हल करें और इसको दोबारा से अपनी जगह पे अच्छे से रेज़न को अप्लाई करें ताकि फाइबर ग्लास की शीट्स जो हैं वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाएं, लेकिन उनके तमाम जो स्टेप्स उन्होंने लिए वो कारगर साबित नहीं हुए। फिर ऐसा हुआ कि इस मसले को हल करने के लिए उनके 2 वर्कर्स जो है वो गए बाहर कन्फाइंड स्पेस से और एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल हीट गन लेकर आए। अब ये जो पोर्टेबल इलेक्ट्रिकल हीट गन लेकर आए तो वो चाह रहे थे कि इस रेज़न को जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे पोर्टेबल हीट गन से, तो जब वो टेम्परेचर उससे ज़्यादा हो जाएगा वो वॉल्स के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे तो वो बड़ी तेज़ी से हार्ड होता जाएगा और फाइबर ग्लास की शीट लगाते चले जाएंगे। लेकिन असल में क्या हुआ कि उन्होंने जब ये हॉट गन इलेक्ट्रिकल हॉट गन जब वो हीट गन अंदर लेकर आए तो उन्होंने किसी को कम्युनिकेट नहीं किया, ना ही उन्होंने एवरग्रीन की मैनेजमेंट को बताया, ना ही जो डाउन टावर के अंदर रेमको के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, रिमकॉर के एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, उनको भी इस चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दी। और उनको ये भी ख्याल नहीं रहा कि जो गन अंदर लेकर जा रहे हैं तो अंदर उनके पास एक ये इग्निशन सोर्स बन सकता है, क्योंकि अंदर जो है रेज़न जो कि एक फ्लेमेबल मटेरियल था वो मौजूद था। और वो अपना काम शुरू करते हैं और वो जो हीट गन है उससे रेज़न को गर्म करते हैं और तकरीबन 5:15 के ऊपर सडनली जो है जो उनकी जो बकेट थी जिसके अंदर रेज़न था उसके अंदर आग लग जाती है। और उसकी वजह ये होती है कि वो हीट गन जो है वो उसी रेज़न के अंदर गिर जाती है और इतना टेम्परेचर क्रिएट करती है कि वो जो रेज़न जो है वो अपने फ्लैश पॉइंट पर पहुंच जाता है और उसको आग लग जाती है। और जैसी आग लगती है तो फ्लेम बढ़ता चला जाता है और ये जो ब्लास्को के जो 2 कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयज़ थे ये दोनों जो है अपनी जान बचाते हुए जो अप टावर्स है उससे बाहर निकल आते हैं और आग जो है वो बहुत तेज़ी से फैलती चली जाती है। फ्लेम और स्मोक जो है वो बढ़ता चला जाता है, स्प्रेड होता चला जाता है और वो जो डाउन टावर है उसके अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे वहाँ तक पहुँचता है और वो बहुत बुरी तरह से मुतासर होते हैं और उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। अब ये एक बड़ा सीरियस इंसिडेंट था और अगर इसको हम देखें तो बहुत छोटे छोटे स्टेप्स ऐसे थे जो वो ना ले सके। तो इसके लिए जो सेफ्टी इश्यूज़ थे, अगर मैं सिर्फ हाईलाइट आपको बताता हूँ कि वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको इसके ऊपर तफसील से डिस्कशन करूँगा कि सेफ्टी इश्यूज़ थे। उसमें हॉट वर्क सेफ्टी थी, उसके बाद प्री जॉब प्लानिंग उन्होंने प्रॉपरली नहीं की थी, कन्फाइंड स्पेस की सेफ्टी को मद्देनज़र नहीं रखा था और कम्बस्टिबल मटीरियल जो है जो वेसल कंस्ट्रक्शंस के लिए था जिससे उन्होंने वेसल को कंस्ट्रक्ट किया था उसने भी एक रोल प्ले किया था इस आग को बहुत तेज़ी से बढ़ाने में। इसके साथ साथ जो अगला व्लॉग होगा उसके अंदर मैं जो की लेसन्स हैं इंडस्ट्री के लिए कि इसके अंदर से हम कौन से की लेसन ले सकते हैं और फिर हम उसको अपने एरिया में अडॉप्ट करें ताकि हम या हमारे इलाके में हमारे एरिया में जब भी इस तरह कोई काम हो रहा है तो वो अच्छे तरीके पे परफॉर्म हो और इस तरह से किसी भी हॉट वर्क की वजह से आग न लगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वेट कीजिएगा अगले व्लॉग के लिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।